हेलो बच्चों, हाउ आर यू? इट्स मी दीपक कुमार। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम लोग आज कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको लेकर के आए हैं इस सीरीज में। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला सीरीज नंबर 1 है। इससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का सीरीज बन चुका है। तो जो भी बच्चे उस फिजिकल केमिस्ट्री के सीरीज को नहीं देखे हैं उसको देख लेंगे, और वो वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए, आपका स्पेशली जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यू से 70 क्वेश्चन रहता है, जैसा कि पता है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे। इसमें भी क्वेश्चन आपका 27 से 30 मार्क्स का इसमें भी क्वेश्चन रहता है, आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रहता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग कुछ एमसीक्यू और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो पढ़ाई आप कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी आपका यहीं से करवाएंगे हम। कोशिश करेंगे कि आपको सारा का सारा कंटेंट जो देने के लिए वो क्वालिटेटिव और एक नंबर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। कंटेंट के साथ यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ एमसीक्यू के साथ जितना से जितना ज़्यादा हो सके उसको ज़्यादा डिटेल में आपको डिस्कस कर सकूँ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने से भी कर सकते हैं। कौन सा ऐसा, इसमें निम्न में से कौन सा ऐसा बंध बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों से बना होता है। तो इस क्वेश्चन को तो लगभग मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं। इसका कोई क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10 क्लास से, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। म्यूचुअली शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। सहसंयोजक बंधन, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें सहसंयोजक बंधन होते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन, है ना, वो सब आपस में म्यूचुअली शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनते हैं। शेयरिंग क्यों करते हैं आपको इसके बारे में पता होगा। शेयरिंग इसलिए कोई भी एलिमेंट करता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी आ जाए, है ना। तो यहाँ से और एक दो चीज़ याद रखना है आप, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, याद रखना है कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्पेशली किसके बीच बनता है। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच बनते हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड अगर बात करें, है ना, आयनिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है, तो ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, याद रहेगा। एक होता है मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच बनता है? तो दो मेटल्स के बीच में, है ना। मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, यानी एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको कौन सा बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। इसका अगर बाइंडिंग फोर्स आप पढ़े होंगे तो इसमें कर्नल्स, है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाला से इलेक्ट्रॉन होता है, और कर्नल्स के बीच बनता है, ठीक। और एक इसी तरह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर से बनता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा बंधन याद रखना है? तो सह संयोजक बंधन, है ना, जो साझा के द्वारा बंधन बनता है। साझा के द्वारा जितने भी बॉन्ड बनते हैं उसको कौन सा बंधन बोलते हैं? तो कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कार्बन के पास ये टेंडेंसी होता है कि सबसे ज्यादा वो बॉन्ड बना सकते हैं। उसके पीछे कार्बन और सिलिकॉन, ये दोनों ग्रुप 14 के पास, दोनों ही ग्रुप 14 के एलिमेंट है। लेकिन कार्बन के पास यूनिक फीचर्स होता है। कौन सा यूनिक फीचर होता है? तो ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी रखता है। आपको याद रखना है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि सिलिकॉन के पास ये गुण नहीं होता है ना। जैसे कि आप देखेंगे कार्बन में तीनों चीज होता है। कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि सिलिकॉन में इस तरह का फैसिलिटीज बोल सकते हैं हम लोग नहीं होता है। इसी कारण सिलिकॉन के बहुत सारे ब्रांच नहीं बन पाते होते, लंबे ब्रांच। सिलिकॉन में भी टेट्रावैलेंसी होता है, कैटिनेशन होता है, लेकिन ये चीज, ये प्रॉपर्टीज नहीं होता, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं होता है। तो इस तरह से आपका इतना सारा चीज, ये कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारा याद रखना है ना, कहीं ना कहीं आपका यूजफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन CH3Br इज ट्रीटेड विद KCN, यानी मिथाइल ब्रोमाइड का जब रिएक्शन, किसका? मिथाइल ब्रोमाइड, या इसको ब्रोमोमीथेन भी बोलते हैं हम लोग। मिथाइल ब्रोमाइड का जब रिएक्शन करते हैं हम लोग KCN के साथ,
तो क्या प्रोडक्ट बनता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो आपको याद रखना है CH3Br का जब कभी भी KCN के साथ रिएक्शन होता है तो ये CH3CN बनाता है ना, मतलब मिथाइल साइनाइड बनाएगा। लेकिन यही CH3Br का अगर रिएक्शन AgCN के साथ बनता है तो ये CH3NC बनाता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे एग्जाम में पूछता है कि क्या रीजन होता है। पोटासियम साइनाइड के साथ साइनो बन रहा है जबकि इसके साथ आइसोसाइनाइड बन रहा है, और साइनाइड और आइसोसाइनाइड इसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, है ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक, एम्बीडेंटेड लिगेंड याद रखना है, इसको कौन सा डेंटेड बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक, तो इसके साथ क्यों बना, तो इसमें याद रखना इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट, जबकि इसमें कौन सा कैरेक्टर होता है, इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, तो CH3Br KCN के साथ जब रिएक्शन करेगा तो CH3CN बनेगा, जबकि AgCN के साथ करेगा तो NC बनेगा। ये कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है, तो इसमें कार्बन फ्री नहीं होता है, लेकिन इस केस में कार्बन फ्री होता है क्योंकि KCN जब टूटता है, KCN जब टूटता है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, KCN आसानी से टूट जाता है K+ और Cn- में, है ना, लेकिन AgCN में ये बॉन्ड नहीं टूट पाता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन इसके साथ स्ट्रांगली अटैच्ड होता है। लेकिन यहाँ पे आयनिक नेचर होने के कारण ये अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे कार्बन फ्री नहीं होता, यहाँ पे कौन फ्री होता है, नाइट्रोजन फ्री होता है, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन आ रहा है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, आपको फिर से एक बार रिवीजन कर लेना है। KCN के साथ क्या बनेगा, KCN के साथ साइनाइड बनेगा और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड किस तरह का लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर हेलो एल्केन्स। X बराबर हेलोजन एटम है, N बराबर 1 2 3 है, यानी हेलो एल्केन्स के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है, पहला चैप्टर से क्वेश्चन है ना। तो हेलो एल्केन का समान सूत्र क्या होगा, तो आपको पता है CnH2n+1, है ना, CnH2n+1 X, है ना। एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक, एल्काइल का फॉर्मूला जब इससे एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो CnH2n+1 होता है, और इसी के साथ जब X जुड़ जाता है, यानी एल्काइल हैलाइड को ही हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड को ही हेलो एल्केन्स बोलते हैं। इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक, ये जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया। एल्काइल कब बनता है, तो एल्काइल जब इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी CnH2n+1। नहीं समझ में आया, जैसे ये CH4 मीथेन है, CH3 क्या हो गया, मिथाइल, है ना, C, उसी तरह से C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, और C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये सारा कैसा है, ये एल्केन से एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकला है, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे माइनस हुआ है, तो एक हाइड्रोजन माइनस होगा तो एल्काइल ग्रुप बनेगा। ठीक, अब इसी के साथ अगर Cl लग गया, Br लग गया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलो एल्केन्स या क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, यानी ये सारा क्या बन गया, हेलो एल्केन्स बन गया। तो ये प्रिपरेशन में भी आपको पढ़ना है हेलो एल्केन्स का, है ना, कैसे बनेगा, तो हम लोग एल्केन्स में हेलोजिनेशन करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें तो इसका जनरल फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको, CnH2n+1 X। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन SN1 SN2 से तो जनरली क्वेश्चन रहता ही रहता है। SN1 और SN2 में यहाँ पे पूछ रहा है कि SN2 रिएक्शन कौन सा फास्टर होगा, माने कौन सा अभिक्रिया जल्दी करेगा। ये दो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इस दोनों कंपाउंड में SN2 में कौन जल्दी फास्ट करेगा ये पूछ रहा है। SN2 का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक माने नाभिक स्नेही बोलते हैं इसको, है ना, द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का पूरा फुल फॉर्म याद हो गया। इसको क्या बोलते हैं, 2 का मतलब बायोमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, उल्टा से है ना, 2 मतलब बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में अगर बोलेंगे तो द्विअणुक नाभिक स्नेही विष प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ 2 का रिप्रेजेंटेशन, 2 का मतलब यहाँ पे याद रखना, ये 2 बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, है ना, अभिक्रिया की कोटि, है ना, पढ़े थे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहाँ पे SN2 में कौन ज्यादा फास्टर होगा, तो याद रखना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ये कौन डिग्री का है, तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, इसमें कितना है, ये कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री बोलते हैं हम लोग, है ना,
ये वाला कार्बन किसका होगा, क्योंकि ये ब्रोमीन इस कार्बन जोड़ा, ये कितने कार्बन जोड़ा 3 से, तो ये 3 डिग्री है। तो आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक। तो इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो यहाँ पे 3 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगर इसको A बोले, इसको B बोले, तो B वाला कंपाउंड रिएक्शन फास्ट करेगा, क्योंकि आपको ऑर्डर याद रखना है। अगर यही क्वेश्चन SN1 से रहता तो SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है। SN1 का क्या होता है, SN2, एक मिनट, SN1 का ये ऑर्डर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना। SN2 का क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, उल्टा होता है ना। तो SN2 यहाँ पर पूछ रहा है, तो SN2 में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। A इज द करेक्ट आंसर। अगर SN1 पूछेगा तो B हो जाएगा। तो ऑर्डर एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, क्या बोला गया है, तो आपको याद रखना है, उल्टा याद रखना है। कैसे उल्टा याद रखेंगे, तो SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रखना है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और उसके बाद एक मिथाइल भी होता है। क्या होता है, मिथाइल, है ना। ये कार्बोकेटायंस मैकेनिज्म से जाता है, ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। SN2 में उल्टा है। SN2 में क्या बोलेंगे हम लोग, तो पहले आ जाएगा मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये किस चीज़ का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, आपको याद रखना है। ये कौन सा ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। चलिए इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा विनाइलिक हैलाइड है ना, विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे एक विनाइलिक हैलाइड होता है और एक एलाइलिक हैलाइड होता है, आपको याद रखना है, विनाइलिक और एक होता है एलाइलिक। तो विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में क्या अंतर होता है, तो आपको समझना है। जब कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह अगर इस तरह से जुड़ा हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, तो अगर डायरेक्टली वो sp2 है ना, डबल बॉन्डेड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज से अगर जुड़ता है तो हम लोग उसको बोलते हैं विनाइलिक, ठीक। ये कैसा होगा, विनाइलिक हैलाइड। जैसे PVC का नाम आपने सुना होगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे वही चीज चेक करना है ना। और एलाइलिक में क्या होता है, तो एलाइलिक में इस तरह से रहता है, यहाँ पे उसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा उससे हेलोजन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। मतलब एलाइलिक हो गया कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड के एडजेसेंट कार्बन sp3 होता है, मतलब sp3 से वो जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको एलाइलिक बोलेंगे। तो यहाँ पे विनाइलिक पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप से, यहाँ फंक्शनल ग्रुप इससे कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CH3 CHCl है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 वाला नहीं, हम लोग खोजना कौन सा है, sp2 वाला, है ना। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे Cl सबसे लास्ट में लगा है और ये कार्बन कैसा है, sp3 है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में ये जो क्लोरीन है इस कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे आ जाएगा, sp2, है ना। तो डबल बॉन्डेड कार्बन याद रखना है sp2 होता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अगर रहेगा तो sp रहता है, और सिंगल बॉन्डेड अगर कार्बन रहेगा तो sp3 होता है। आपको इस चीज को याद रखना, ट्रिक बना के याद कर सकते हैं आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया बात सबको, अगर क्लियर नहीं होता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, है ना, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। चलिए विनाइलिक एलाइलिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये कि यदि क्लोरोमीथेन में, ना हिंदी पढ़ लेते हैं, यदि क्लोरोमीथेन में कार्बन क्लोरीन बंध की लंबाई 178 पिकोमीटर है, तो ब्रोमोमीथेन में कार्बन ब्रोमीन बंध की संभावित लंबाई क्या होगी। तो आपको यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, कितना है, 178 पिकोमीटर, ठीक। तो कार्बन ब्रोमीन का आपको बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है कितना होगा। तो आपको एक चीज पता होगा, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। हम लोग पढ़े हैं ना कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, फिर एसिटिन होता है। ये ग्रुप 17 का तत्व है सारे, है ना, ग्रुप 17 के एलिमेंट है। तो नीचे जाने से एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। नीचे जाने से एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो एटॉमिक साइज जब बढ़ेगा तो बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ये छोटा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो होगा सबसे लंबा, मतलब क्या हो सकता है प्रोबेबल, तो प्रोबेबिलिटी इसका 193 पिकोमीटर का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन आपको आता है, जैसे हम इसको डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। जैसे HF, HCl, HBr और HI,
इसमें हमको बताना है कमेंट बॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा। ठीक, इसको कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि HF, HCl, HBr और HI, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोले या रिएक्टिविटी भी बोल सकते हैं आपको, कि इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कौन आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। चलिए ये कमेंट बॉक्स में आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन जो बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन जो होता है ये लेस रिएक्टिव, कम अभिक्रियाशील होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आता है, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो जैसे इसका हम लोग पीछे, इसके पीछे आंसर क्लोरोबेंजीन पहले बना लेते हैं हम लोग। तो ये बन गया मेरा क्लोरोबेंजीन, इसमें हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो आखिर इसकी रिएक्टिविटी कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो आता है, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से, या तो नेगेटिवली चार्ज होता है या तो लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे, तो या तो उसके पास लोन पेयर होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, लोन पेयर होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उस तरह का स्पीशीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये क्लोरीन इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्यों नहीं प्रतिस्थापित होता, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको याद रखना, यहाँ पे रिजोनेंस होता है, अनुनाद जिसको बोलते हैं, अनुनाद का प्रभाव है यहाँ पे, रिजोनेंस, इसका प्रभाव है, रिजोनेंस का प्रभाव, रिजोनेंस इफेक्ट में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में। तो क्लोरीन के पास आपको पता होगा लोन पेयर होता है ना, क्लोरीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है, 3 गो लोन पेयर होता है एक बॉन्ड में, है ना। तो यही पार्टिसिपेट करता है यहाँ पे। तो रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्यों कम अभिक्रियाशील होता है, तो रीजन नंबर 1 लिखेंगे ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है रिजोनेंस के कारण, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। द्विबंध है ना, द्विबंध का लक्षण आ जाता है। द्विबंध आ जाते हैं किसके कारण आते हैं, अनुनाद के कारण। क्या लिखेंगे, अनुनाद के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे जैसे ये आएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो होती है घट जाती है। इसलिए इसको जब कभी भी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट करना रहता है तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, है ना, ये सब लगेगा, कैटलिस्ट लगेगा, है ना। तो ये सब सारा चीज आपको याद रखना है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे CH3Cl है और C6H5Cl है, जो कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें रिजोनेंस होगा, ये एलिफेटिक कंपाउंड है, इसमें रिजोनेंस नहीं होता, ये सिंपल सा है ना। एल्काइल क्लोराइड है, ये क्लोरो जो ये बनाए हम क्लोरोबेंजीन जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसका क्लोरोबेंजीन का रिएक्टिविटी कम होने के पीछे क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपको पता है सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा तो मजबूत होगा ही, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर लिख देंगे वहां पे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। चलिए ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि यदि X और Y क्रमशः क्लोरोईथेन और ब्रोमोईथेन में कार्बन हेलोजन बंद एंथैल्पी है, तो X और Y के बीच क्या संबंध है ना। तो एक है क्लोरोईथेन, क्या है, क्लोरोईथेन, है ना, यानी ClC2H5, और एक है क्या, ब्रोमोईथेन, BrC2H5, है ना। अब दोनों का यहाँ पे क्या दिया है, इंथाल्पी दिया है, इसका इंथाल्पी x दिया है, इसका इंथाल्पी y दिया है। तो आपको बताना है कि क्या संबंध होगा, संबंध क्या होगा, मतलब x का वैल्यू ज्यादा होगा कि y का वैल्यू ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे साइज छोटा है, यहाँ पे साइज बड़ा है, तो छोटे साइज को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, है ना। तो ज्यादा रिलीज होगा एनर्जी, तो x का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इफ x एंड y आर द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इंथैल्पीज इन क्लोरोईथेन एंड ब्रोमोईथेन रेस्पेक्टिवली, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो x और y का रिलेशन समझ में आया। चूंकि क्लोरीन का साइज छोटा है यहाँ पे इथाइल से और ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड वीकर हो जाता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से आपको याद रखना है कि जब भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड वीकर हो जाता है, आपको याद रखना है। समझ में आया क्या बोले हम, जैसे कार्बन और क्लोरीन है, कार्बन और ब्रोमीन है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ जो होगा और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगा, है ना, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड की लंबाई, है ना। तो बॉन्ड की लंबाई जितना छोटा होता है, बॉन्ड की लंबाई जितना छोटा होगा उतना वो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा।
ठीक, एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगा, इसका एनर्जी कम लगेगा। इसी से मिलता जुलता है HF HCl भी, आप HF HCl HBr जो भी क्वेश्चन मैंने दिया इसी के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विथ ए गिवन हेलो एसिड्स। किसी भी दिए गए हेलोजेनेटेड एसिड के साथ अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है आपको पता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है ना, क्योंकि 3 डिग्री में क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री जो बनता है 3 डिग्री में कार्बोकेटाइंस बनता है, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होता है ना। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री याद रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया तो उसको यहाँ पे देखे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 3 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे ये है, ये 3 डिग्री है, मान लीजिए इसके साथ Br है। अब मान लीजिए ये अल्कोहल से रिएक्शन करने जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा इस पे, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस। कौन सा डिग्री बन जाएगा ये, 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस बन जाता है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके पास टोटल कितने अल्फा, इस हमको अल्फा कार्बन बोलते हैं है ना, पॉजिटिव चार्ज का एडिशन करने का बोलते हैं अल्फा। तो इसमें कितना अल्फा हो गया, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग 2 डिग्री का बात करते हैं, तो यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसके रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर बात करें हम, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मिथाइल ले लेते हम लोग, तो मिथाइल में 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसका जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी था ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हेलो एसिड के साथ, हेलो एसिड के साथ 3 डिग्री का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन सर है ना। तो गिव द आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आयुपिक नेम बताना है इसका, आयुपिक नेम हम बता सकते हैं। काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से देखिए है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इधर से काउंटिंग किए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेरा अल्कोहल वाला किधर है, राइट साइड में, तो इधर से काउंटिंग करेंगे है ना। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम आप बता सकते हैं। यहाँ पे ये 2 गो साइड चेन कंपाउंड है ना, एक है ब्रोमीन और एक है मिथाइल। ठीक, तो ब्रोमीन और मिथाइल है ना, ये है ब्रोमीन जो बी से स्टार्ट होता है, ये है मिथाइल जो एम से स्टार्ट होता है। तो ABCD में बी क्या होता है, बी सेकंड लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको बनाया जाता है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 2 ब्रोमो 3 पे क्या है मिथाइल, 3 पे मिथाइल, कितना कार्बन है टोटल कार्बन 4 में है, तो ब्यूट। अच्छा डबल बॉन्ड भी है, कहाँ पे है, दूसरा तीसरा के बीच में, ब्यूट 2 in 1 ऑल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करवाऊँ है ना, जो भी चैप्टर के इंक्लूडेड पार्ट है सारा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका कोई पार्ट छूटे नहीं। और जितना से ज़्यादा उससे रिलेटेड आप जितना चीज़ आप याद रखोगे वो आपके लिए उतना बेनिफिट होगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी भी दिए गए अल्कोहल के साथ निम्नलिखित हेलोजेनेटेड एसिड की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो अभी चीज ये बताए हम ना, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। HI HBr HCl I का बॉन्ड लेंथ, या तो H सब में कॉमन है ना, तो साइज देख लेना, जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो उसका रिएक्टिविटी याद रखना है बड़ा होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, माने आबंध की लंबाई अभिक्रियाशीलता का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, समानुपाती होता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HI HBr और HCl, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो याद हो गया। अच्छा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर बोले तो कौन सा होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर बोले हम कौन सा एसिड होगा, मान लीजिए आपसे पूछे हम कि HF HCl HBr और HI जो भी पूछे थे हम, तो आंसर क्या हो जाएगा, HI। आपको याद रखना है HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, HF सबसे वीक एसिड होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ये वीक एसिड क्यों है, तो यहाँ पे कौन सा बंधन बनता है, हाइड्रोजन बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है, हाइड्रोजन बंधन, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। तो HF सबसे वीक एसिड हो जाएगा यहाँ पे, और HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरो एल्केन प्राप्त करने के लिए प्राथमिक अल्कोहल की HCl के साथ क्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है। तो क्लोरो एल्केन को प्राप्त करना है ना,
इंग्लिश में अगर देखें तो व्हाट इज द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल विथ HCl टू ऑब्टेन ए क्लोरोएल्केन। इसको कौन सा प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप्स प्रोसेस, और ये रिएजेंट को बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट प्रोसेस। आपको याद होगा अल्कोहल से हम लोग जो बनाते हैं ये कौन सा प्रक्रिया या कौन सा प्रक्रम कहलाता है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप्स प्रक्रम। कौन सा? ग्रुप्स प्रक्रम। तो इसमें क्या होता है, HCl के साथ हम लोग डालते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और इसी को कौन सा बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट, और ल्यूकस रिएजेंट से ही ल्यूकस टेस्ट बनता है। आपको याद रखना है मैंने क्या बताया है ना, ये बनाने का प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स बनाने का ये मेथड है, आप लोग पढ़े होंगे हेलोएल्केन्स बनाने की विधि में, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स है ना, हेलोएल्केन्स कैसे बनाते हैं हम लोग, तो इसका अल्कोहल से हम लोग पढ़े थे, ROH का जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ करवाते हैं, तो ROH का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग HCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता था, RX बनाता था और H2O बनाता था। तो ये जो HCl और जिंक क्लोराइड ये दोनों के मिक्सचर है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। और इस टेस्ट का भी नाम बोलते हैं हम लोग, कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको, ल्यूकस टेस्ट है। तो आपके एग्जाम में एक टेस्ट रहेगा ही रहेगा। और ये ल्यूकस टेस्ट किसके लिए यूज होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए यूज होता है, याद रखना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अगर अलग अलग करना है तो इस ल्यूकस टेस्ट से कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे जल्दी कौन रिएक्शन देगा, तो हम लोग को पता है 3 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री देगा। तो 3 डिग्री में तुरंत रिएक्शन होगा, 2 डिग्री में 5 मिनट का समय लेगा, 1 डिग्री बहुत स्लो होता है और ये बहुत फास्ट होता है। ठीक, तो जो सबसे फास्ट अभिक्रिया देगा वो 3 डिग्री अल्कोहल, जो थोड़ा सा 5 मिनट का समय ले 2 डिग्री, जो 1-2 घंटे का समय ले या हीट करने का जरूरत पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, क्लियर है ल्यूकस टेस्ट। चलिए अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में पढ़ना है आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया शुद्ध रूप से हेलोएल्केन देती है, तो कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड। पढ़े हम लोग, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नहीं होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नहीं होगा, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड है ना, ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड SOCl2 जिसको बोलते हैं ना। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया का नाम होता है डार्जन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस करते हैं हम लोग इसको, तो आप इसको अल्कोहल से बनाने का अल्कोहल से हेलोएल्केन्स बनाने की विधि में है, ROH का जब रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ करवाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं RCl प्लस यहाँ SO2 और प्लस HCl बनता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, डार्जेंस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, डार्जेन प्रोसेस। तो याद रखना है ये प्रोसेस को बोला जाता है बेस्ट प्रोसेस। क्यों इसको बेस्ट प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बन रहा होता है वो गैसेस स्टेट में बनता है, तो ये ऑटोमेटिकली ये निकल जाते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। तो बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, डाई एजोटाइजेशन अभिक्रिया होने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है, तो डाई एजोटाइजेशन यानी जिसको हम लोग डाई एजोटाइजेशन मतलब BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने का मेथड के बारे में बोल रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ये कौन सा तापमान क्या होगा, तो याद रखना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। डाई एजोटाइजेशन समझ में आया, जब कभी भी देख लीजिए इस रिएक्शन को समझ लेते हैं हम लोग, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी अभी एग्जाम में पूछा जाता है। जब कभी भी है ना एनिलीन को, किसको, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा NH2, इसको बेंजीनामीन भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बेंजीनामीन। तो इस बेंजीनामीन को जैसे ही हम लोग NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये बनाता है, क्या बनाता है, N2 प्लस Cl माइनस, इसी को BDC बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना। और यही रिएक्शन का नाम क्या होता है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। मैंने डाई एजो माने जो होता है ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाई एजो, डाई थायो माने सल्फर, थायो का मतलब सल्फर, एजो का मतलब नाइट्रोजन, ये सब चीज याद रखना है। तो इसमें कितना टेम्परेचर यूज हो रहा है, 0 से 5, अगर केल्विन में बात करेंगे तो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर आपको याद रखने होते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज इन पीकेबी वैल्यू ऑफ एमीन्स। तो पीकेबी वैल्यू का बढ़ने से क्या होगा, हिंदी में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एमिनो के
पी के बी मान में कमी से जुड़ा होता है। तो पी के बी पहले मतलब समझना है ना। के बी का मतलब होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्षारीय स्थिरांक होता है ना। पी के बी माने रेसिप्रोकल, जैसे पी एच बराबर हम लोग पढ़े ना माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस होता है यहाँ पे। तो उसी तरह से पी के बी जो होता है ये भी माइनस लॉग है ना, और बेस जो डिसोसिएशन होगा यहाँ पे ओ एच माइनस, उसके बारे में बात कर रहा है। तो बी मतलब बेस क्षारीय, तो ये किससे जुड़ा हुआ उल्टा होता है। अगर केबी का, इसको इसे समझिए है ना, अगर केबी का मान बढ़ता है तो मतलब क्षारीय गुण बढ़ेगा। तो पीकेबी अगर बढ़ेगा मतलब क्षारीय शक्ति में वृद्धि नहीं होगा। कौन सी शक्ति में वृद्धि होगा? तो पीकेबी का बढ़ने का मतलब है कि अम्लीय शक्ति में वृद्धि होना है ना। पीकेबी उल्टा है, केबी अगर बढ़ेगा तो क्षारीय शक्ति बढ़ेगा, लेकिन अगर पीकेबी बढ़ रहा है मतलब कौन शक्ति बढ़ेगा? अम्लीय शक्ति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक। अच्छा, अगर यहाँ क्वेश्चन बोला डिक्रीज कर रहा है पीकेबी, तो डिक्रीज अगर कर रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इंक्रीज बोलता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। तो डिक्रीज इन पीकेबी, पीकेबी का वैल्यू घट रहा है मतलब कौन सा शक्ति बढ़ रहा है? क्षारीय शक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है, जैसे कोई भी बेस होता है ना, कोई भी अगर बेस है, मान लीजिए NaOH एक बेस होता है, आप लोग पढ़े हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डालने पे Na+OH माइनस बनता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं इस तरह से। इक्विलिब्रियम साम्यावस्था चैप्टर में पढ़े होंगे, नीचे क्या आएगा? NaOH आएगा है ना। तो ये Kb है, अगर Kb का वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा, ये Kb है ना, Kb का वैल्यू बढ़ेगा मतलब क्षारीय गुण बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन अगर पीकेबी कहीं दिया है तो पीकेबी के बढ़ने से क्षारीय गुण क्या होता है? क्षारीय गुण, पीकेबी के बढ़ने से क्षारीय गुण घटता है, याद रखना है। और अगर पीकेबी का वैल्यू घटता है तो क्षारीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा, उल्टा है। क्षारीय गुण क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगा, याद रखना है चीज। पीकेबी का वैल्यू घटेगा मतलब क्षारीय गुण बढ़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर वहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो वहां पे दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर क्षारीय शक्ति में वृद्धि है ना, क्षारीय शक्ति में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्षारीय शक्ति में वृद्धि होगा, क्योंकि यहाँ डिक्रीज बोल रहा है, अगर इंक्रीज रहता तो अम्लीय शक्ति में वृद्धि हो जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं कीटोन उत्पन्न कर सकती है? कीटोन कौन उत्पन्न कर सकता है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल नहीं, ये एल्डिहाइड बनाता है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ये भी नहीं होगा। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल ये भी नहीं होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, याद रखना द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से ये बनता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपको याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल का जब कभी भी ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो इससे बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है इससे? बताइए। एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है कीटोन। और टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल के केस में अगर हम लोग करते हैं तो इससे कहीं कहीं एल्किन भी बन जाता है। ठीक, तो याद रखना है इस चीज को, लेकिन ये दोनों याद रखना है, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपको याद रखने हैं। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। PCC माइल्ड है, PDC माइल्ड है ना। K2Cr2O7 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इथेनॉल बनाने के लिए है ना, क्लोराइड, एथेनॉल बनाने के लिए एसिटाइल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड टू प्रोड्यूस इथेनॉल? तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा पैलेडियम है ना। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। ये रिएक्शन आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके ही जाना है ना। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? रोजेनमंड। याद रखना है। एसिटाइल क्लोराइड, इसको समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे एथेनॉल बनाना है, किससे बनाना है? एसिटाइल क्लोराइड से। ठीक, तो कौन सा उत्प्रेरक यूज करेंगे इसको देखिए, इसका रिएक्शन यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे ये हो गया आपका एसिटाइल क्लोराइड, और इस पे हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं PdBaSO4
है ना, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो ये कैटलाइटिक प्रमोटर होता है। इसी के साथ हम लोग अगर क्विनोलिन वगैरह डालते हैं या H2S वगैरह डालते हैं तो वो क्या होता है, पॉइजन होता है, कैटलाइटिक पॉइजन होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या बना के देगा, ये H2 जो है यहाँ पे ऐसे टूट जाता है, H2S है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा CH3CO और यहाँ H बन जाएगा और यहाँ से HCl निकल जाता है। तो इसी रिएक्शन का नाम क्या है, रोजन-मुंड अभिक्रिया। तो ये आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद रखना है। ठीक, कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं हम लोग, पैलेडियम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी ईथर बनाने के लिए इथेनॉल के निर्जलीकरण के लिए सबसे उपयुक्त आवश्यकता है ना। इंग्लिश में अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रिक्वायरमेंट फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म एन ईथर। तो ईथर को बनाना है तो इसमें कौन सा यूज करते हैं हम लोग, तो ईथर को बनाने के लिए आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग 443 केल्विन पे डालते हैं, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को कितना है, 413 केल्विन पे, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 443 केल्विन पे, है ना, 443 केल्विन पे याद रखना है, एल्कीन बन जाता है, तो ये भी याद रखना है। और अगर ईथर बनाना है तो कितना केल्विन पे डालेंगे, 413 केल्विन पे। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। इथेनॉल नहीं समझ में आ रहा तो इसको अभिक्रिया को देखिए, इसको कैसे करते हैं हम लोग। इथेनॉल लिए, क्या लिए हम लोग, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है बताइए। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक, इस पे अगर हम लोग H2SO4 डालते हैं कितना पे, 413 केल्विन पे, तो इसका 2 मोल डाइमेराइज करता है ना। 2 मोल डाइमेराइज करेगा तो क्या बनेगा, ये CH3CH2OCH2CH3, मतलब डाई इथाइल ईथर बनता है। क्या बोलेंगे इसको, डाई इथाइल ईथर बनता है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग क्या करें, इसी चीज को अगर 443 केल्विन पे करें हम लोग, तो याद रखना यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। माने यहाँ से H, इस तरह से देखिए इसको और डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ से ये वाला दोनों मॉलिक्यूल वाटर बना के निकल जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है, ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये इथीन बना देता है। और इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रोजिनेशन, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक, इस तरह से याद रखना है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि पानी निकल रहा है ना यहाँ पे साथ में क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, तो इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतना तक देख लिए हम लोग। चलिए इसके आगे के स्लाइड में देखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, है ना, जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित कौन सा बनेगा। ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, तो याद रखना फिनॉल। ऑप्शन नंबर सी बनता है। ठीक, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल बनता है। क्लियर, रिएक्शन लिख के दिखाते, चलिए देखते हैं रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब BDC। कैसे बनाए थे अभी याद होगा, BDC को बनाए थे बेंजीनामिन से। कितना टेम्परेचर लगा था, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसके साथ पानी के साथ कर रहे थे ना, देख लेते हैं। इसके साथ गर्म कर रहे थे, विलयन, जलीय विलयन को गर्म, जलीय मतलब पानी के साथ गर्म कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बन जाता है फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। ठीक, फिनॉल बनेगा। प्लस कौन सा गैस निकलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलता है, तो ये बन गया फिनॉल। ठीक, और आपको याद रखना है ये कौन सा है, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है। इससे सैंडमेयर रिएक्शन हम लोग के ऊपर स्लाइड से बनाते हैं। चलिए इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो सैंडमेयर रिएक्शन इसी का पार्ट है, तो वो भी देख सकते हैं आप। जैसे BDC से ही बनाते हैं हम लोग इस तरह से, ये हो गया N2 प्लस Cl-, यहाँ पे लेते हैं Cu2X2, X बराबर क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये क्या बना के देता है आपको, ये बना के देता है हेलो एल्केन्स। इसी रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी बढ़िया ढंग से कर लेना है। कौन सा रिएक्शन कहते हैं इसको, सैंडमेयर रिएक्शन। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए हो गया एक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके आगे स्लाइड नहीं है ना। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाया गया सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसको आपको रिवीजन करके जाना है। आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाया गया,
तो उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी रिवीजन करवाना है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना से जितना ज़्यादा चीज़ हो सके आपको डिटेल में बताऊँ, ताकि एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक करे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल। और आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट हम लोग को क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो इस चीज़ को आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना अच्छा लगता है। ठीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।